चलो लास्ट वाली क्लास में स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की कहानी हो चुकी थी और क्या हुआ था जी, और भी कुछ हुआ था। हाँ, प्रेशर वाला हम लोग देख लेते कि कैसे प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। यहाँ तक सभी लोग पढ़े थे, सभी को याद है बताना, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछना है ना। अरे बोलो, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे देखो, आज हम लोग तीन और पढ़ेंगे, ठीक ना, जो तीन कॉमनली हम लोग को चेक करना रहता है। जैसे कि एक तो जैसे एक देख लिए ना कि यहाँ जैसे प्रेशर एक प्रॉपर्टी थी, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी थी, और वो क्या था, वो एक स्टेट फंक्शन था, या फिर स्टेट फंक्शन था। क्यों स्टेट फंक्शन था? क्योंकि उसका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाल रहे थे। ठीक, अब जैसे अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि भाई स्टेट फंक्शन का तो पता चल जा रहा है, आप ये प्रूव कर दीजिए कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक ना, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो वर्क के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा तुम लोगों को? वर्क के लिए ये करली एम ओवर जो भी हो, ठीक ना, आमतौर पे टी और पी का होता है, वो करली एम ओवर करली टी बराबर करली एन ओवर करली पी को हम लोग को दिखाना रहेगा कि ये क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं आएंगे वहां वर्क वाले केस में, ठीक ना। या फिर उसी में जब वर्क को लेकर के चलते रहोगे ना तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अभी देख लो, थोड़ी देर में वही स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। क्योंकि वर्क को पढ़ने से पहले, वर्क को पाथ फंक्शन प्रूफ करने से पहले आपको वॉल्यूम को वो प्रूफ करना पड़ेगा कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है या फिर पॉइंट फंक्शन है, ठीक ना। तो वर्क को पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम क्या प्रॉपर्टी तो है, ये तो पता था, और कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव। बताओ जरा, वॉल्यूम कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? बताइए, वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? अरे अभी तक बता देना चाहिए था यार। जो एक्सटेंट पे डिपेंड करे, यानी कि जिसकी डिपेंडेंसी मास पे और साइज पे हो, वो किस में आते थे, एक्सटेंसिव थे। और जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज थे, वो किस में आते थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते थे। तो याद करो, वॉल्यूम को जब रूम को अपने बांटे थे तो क्या तुम्हारे रूम का वॉल्यूम भी बढ़ गया था V/2 में? अरे बोलो। तो कई बार ना आदमी कंफ्यूज रहता है। एक जैसे ना, कभी एक मेरा ही फ्रेंड था तो वो गलत तरीके से पढ़ लिया था, जैसे वो गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया था कि जितने इंटेंसिव वाले प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेट फंक्शन होंगी और जो एक्सटेंसिव वाली हैं वो पाथ फंक्शन होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सभी की सभी प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन होती हैं, ठीक ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो वर्क वाली कहानी को प्रूव करने से पहले ना तुम लोगों को वॉल्यूम वाला देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रूफ करते हैं। उसके पहले देखो, तो पहले वॉल्यूम वाला देख लेते हैं, ठीक ना। मिटाने वाला कहाँ है यार, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम का किसी ने प्रूफ करा है घर पे? क्या प्रूफ करना है हमको अब की बारी कि वॉल्यूम किसका फंक्शन है, मतलब वॉल्यूम क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकलना चाहिए। ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो वॉल्यूम का हमको पहले पता करना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस किस का है। तो फंक्शन ऑब्वियसली किसका होगा, ये प्रेशर का और टेम्परेचर का। बताइएगा किसका किसका फंक्शन होगा, ये प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो ध्यान से देखो कैसे होगा। तो वो वाला फॉर्मूला याद है ना, स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, ठीक ना। वहां से हमको कौन सा वाला रिलेशन पता है, फॉर आइडियल गैसेस लिख लेना तुम लोग, ठीक ना। वहां से कौन सा वाला रिलेशन पता है हम लोग को, PV बराबर NRT। मैंने माना N की जगह पे 1, तो PV बराबर RT, तो V बराबर कितना, RT/P। बताइएगा, यानी कि ध्यान से देखो, वॉल्यूम किसका किसका फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रेशर का और टेम्परेचर का फंक्शन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि V किसका फंक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर का और प्रेशर का, P और T का। तो एक बात बताओ, जब काम है यार, दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। चलो, क्या बता रहे थे? हाँ देखो, यहाँ पे प्रेशर का है, वॉल्यूम किसका किसका फंक्शन दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, वॉल्यूम हम लोग को प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन दिखाई पड़ रहा है ना। अब ध्यान से देखो क्या करना है हम लोगों को। अगर हमको इतना पता है तो याद करो, हम लोग यहाँ पे क्या डीवी लिख सकते हैं। डीवी कितना हो जाएगा जल्दी बताना। डीवी को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि करली V ओवर करली P dV, उसके बाद प्लस करली V ओवर करली T dt। अरे बताओ, इतना लिख सकते हो क्या? मैं इससे यहाँ पे इसका टोटल लिख सकता हूँ, टोटल डिफरेंशियल। बताइएगा, अरे पढ़ो, सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? चलो
बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो, इसलिए मैंने तुम लोगों को वो, अरे ऑडियो बंद करो, मैंने तुम लोग को बताया था, इसलिए पहले टोटल बताया था मैंने। टोटल जैसे ही तुम लोग लिख सकते हो ना, तो टोटल मिल गया तो क्या तुमको m मिल गया, बताना क्या तुमको n मिल गया। और हमको याद करो एग्जैक्ट में प्रूफ क्या करना रहता था, एग्जैक्ट में हम लोग को प्रूफ करना रहता था कि अगर यहाँ पे ये p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ध्यान से देखो क्या प्रूफ करोगे, करली m ओवर करली t मस्ट बी इक्वल टू करली n ओवर करली p। या फिर इसी को एक दूसरे और तरीके से कैसा लिख सकता है, ध्यान से देख, m की जगह पे मेरे पास क्या मिला, यहाँ पे ध्यान से देखना, m यहाँ से हमको m की वैल्यू कितनी मिली, करली v ओवर करली p, और n की वैल्यू कितनी मिली है, करली v ओवर करली t। अरे बताना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं उसको यहाँ इंप्लीमेंट करूँ तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, देखिएगा, करली ओवर करली t ब्रैकेट में m की जगह पे क्या रख दूंगा, करली v बाई करली p बराबर करली ओवर करली p इंटू करली वी ओवर करली टी। और इसी को हमने एक दूसरे तरीके से और लिख रखा था, कैसा सा कुछ, करली टू ओवर करली टी करली पी ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू करली टू ओवर करली पी करली टी ऑफ वी। अगर ये इतना आ जाता है, ठीक ना, हम लोग ऐसा ही देख करके कर देंगे, क्योंकि हमको पहले m और n में हमको अंतर दिखाई पड़, मतलब हमको m और n यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो इतना ये वी के रिस्पेक्ट में हर बार इसी को उठा करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, तो आसान है। तो अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे तुमको m और n की वैल्यू तो पता है नहीं कि करली m ओवर करली t और करली n ओवर करली p निकाल सको। क्या मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बताना, क्या मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे तुम लोग की v की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, RT बाई p। अरे बोलो इतना आया था कि नहीं आया था, अभी थोड़ी देर पहले v की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी थी, RT बाई, हेलो हेलो, चलो हाँ इधर देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये v की वैल्यू इतनी निकाली थी ना, RT बाई पी, कौन से वाले फॉर्मूले से, PV बराबर nRT वाले पे, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो v बराबर RT बाई पी आया था। तो अब एक बात बताओ, हमारा मेन मोटो क्या है, पहले तो हमको m की वैल्यू निकाल लूं, ठीक, और जैसे ही m की वैल्यू निकल जाए मैं ये वाली चीज को प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, ये वाली चीज को प्रूफ कर दूं। तो इतना तो पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि हाँ भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का इतनी चीजें, तो ये तो प्रोसेस है, ठीक। अब देखो इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक ना, ये वाला लिखोगे, अगर एग्जाम में आते हैं तो इसे पूरा तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। कैसे लिखोगे, पहली बात तो सीधा सीधा ये लिखेगा, उसके बाद लिखेगा फॉर बीइंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर ऐसे वी नो दैट फॉर बीइंग स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, द वॉल्यूम मस्ट फॉलो या फिर मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक। उसके बाद लिखोगे द कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज दिस, ठीक ना, द कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज दिस। उसके बाद देखो, या तो ऐसे लिख करके सॉल्व कर दे, या फिर ऐसे लिख करके सॉल्व कर दे, या फिर ऐसे लिख करके सॉल्व कर दे। ये तीन के तीनों एक ही चीजें लिखी हुई हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना। तो इतना लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे कि वी नो दैट पीवी बराबर एनआरटी वी, सो इफ एन इज इक्वल टू 1 देन वी बराबर आरटी बाई पी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी नो दैट m बराबर करली v ओवर करली p एंड n बराबर करली v ओवर करली t। प्रॉपर करके दिखाएं कि कर लोगे, अगर एग्जाम में आया तो एक करके बता दें, चलो ठीक है। देखो तब यहां तक का तो मेथड समझ में आया ना, कि यहां तक तो ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में। अब इसके बाद का देखो कैसे लिखोगे। अब देखो इसको मान लेना, या फिर यहां तक का लिख लेना, उसके बाद बताते हैं सारा। विकास ज्वाइन करा है क्या, विकास शर्मा, यही ना पूछ रहे थे तुम, सेकेंड ईयर में गया था तब से ये पूछ रहा था हमसे कि कैसे एग्जैक्ट है और कैसे पाथ फंक्शन है, कैसे स्टेट फंक्शन है। ये वहां तक की कहानी सही है। अब देखना, लिखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर क्या लिखोगे, ये वाला ज्यादा इससे बेहतर है कि फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, सॉरी फॉर आइडियल गैसेस वी हैव, ठीक ना, वी हैव क्या है तुम्हारे पास, पीबी बराबर आर टी या फिर पीबी बराबर एन आर टी। इफ एन इज इक्वल टू 1 देन पीवी बराबर आर टी, तो वी बराबर कितना, आर टी बाई पी। इसको कोई एक इक्वेशन दे दीजिएगा, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2, ठीक ना, 2 दे देना। और जहाँ पे वो मिला था ना तुम लोगों को m बराबर करली ओवर क्या मिला था, जो भी मिला हो, करली बी ओवर करली पी, और n बराबर क्या मिला होगा, करली बी ओवर करली टी। तो लिखना इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना कंबाइंड फॉर्म में, ठीक ना। अब देखो फ्रॉम टू इन 1 वी विल गेट क्या मिलेगा, m और n की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, m और n की वैल्यू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, m और n की वैल्यू के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि हम ये निकाल सके, ठीक ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम लोग प्रूव कर सके, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर पाते, तो ये प्रूफ करने के लिए ऐसा लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि भैया अभी थोड़ी देर पहले, हो सकता है मैं थोड़ी देर पहले ऐसा लिखा हूं कि करली बी ओवर करली टी यहाँ पे हो और करली बी ओवर करली पी यहाँ पे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, प्रूफ हमारा वैसे भी हो जाएगा। तो उसको लेकर के चिंतित मत रहना कि बदल दिए इस बारी, पिछली बारी तो बोले थे कि करली एम ओवर करली टी की जगह पे पी था और करली एन ओवर करली पी की जगह वहां पे करली टी था, तो अब की बारी एक्सचेंज कैसे हो गया, तो वो एक्सचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, जब हाँ इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करोगे, यानी v की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तुम लोग, तो m की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू। नाउ फ्रॉम 2 in 1 वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब इसके बाद देखो क्या होगा, बिठाएं इसको, बोलो, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कीजिए, m और n आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो कैसे मिल जाएगा, तुमको पता है m बराबर कितना था, करली v ओवर करली p था कि t था जी, वहां पे p ही था शायद, कि t रहा होगा, जो भी रहा हो, ठीक ना। तो यहाँ पे रखो v के रिस्पेक्ट में है, तो v की वैल्यू कितनी थी, आर टी बाई पी। v की वैल्यू कितनी थी, आर टी बाई पी। p के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, अरे बताओ, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये तो आता होगा ना तुम लोगों को, कितना आएगा जल्दी बताओ जरा। r कांस्टेंट है, ठीक, और यहाँ पे t को भी हम लोग किसकी तरह चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो t बाई पी का तरीका, वो डिफरेंशिएशन बता दीजिए कितना हो जाएगा। क्या ये p ऊपर जाएगा, अरे बोलना, ये p जब ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि माइनस ऑफ आर टी अपॉन पी स्क्वायर। अरे क्या कुछ ऐसा सा हो जाएगा, बताना। तो यहाँ पे मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, आर टी माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिमिलरली हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू थी हमारी करली v ओवर करली t। चलो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट करना है, तो यानी कि करली ओवर करली t, और v की जगह पे क्या पुट कर दोगे, आर टी बाई पी। क्या पुट कर दोगे, आर टी बाई पी, यानी कि r बाई पी हो जाएगा क्या, बताना जरा, r बाई पी हो जाएगा क्या, अरे बोलो, बहुत बढ़िया। अब हमको m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए सीधा सीधा याद रखना, अगर यहाँ पे m को लिखते टाइम p लिखे हो, ठीक ना, तो जब करली m ओवर करली वाला लिखोगे ना, तो दूसरा वाला वो लिखना, ठीक ना, जो तुम्हारा दूसरा वेरिएबल है, यानी कि कौन सा वाला, p लिखे हो ना, तो यहाँ पे करली p करली टी, यहाँ पे p था ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करली टी, और इस वाले में क्या लिख दोगे, करली n ओवर करली p, बताओ, ठीक ना। और कई लोग ना वो वाले मेथड से अगर करवाते हो तो वो भी गलत थी, वो भी एकदम सही तरीका है। क्या ये ज्यादा आसान, अब उसमें देखने में बहुत लंबा लगने लगता है यार। अब इसी को देखो, अब m की वैल्यू पुट कर देते हैं लोग, तो कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ने लगता है, बोलो कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। अब इसको क्या कर लीजिएगा, इसको मानिएगा 3 और इसको मानिएगा 4, और 3 और 4 को किसमें पुट करोगे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक ना। फ्रॉम 3 and 4 यूजिंग, ऐसे लिखना, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 यूजिंग इन
condition of exact differential, using in condition of exact differential, which is curly m over curly t must be equal to curly n over curly p। ठीक, अब m की वैल्यू क्या निकाल चुका है यहां से, n की वैल्यू क्या यहां से पता है। अब एक बात बताओ, m की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली टी, m की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ आर टी बाई पी, माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर, माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर। और यहाँ पे इसको निकालो, वेल तुम लोग सेपरेट निकालना, हमको पता है कि बराबर आएगा तो इसलिए मैं पहले ही बराबर लेकर के चलते रह रहा हूँ। तुम लोग सेपरेट निकाल लेना, अगर बराबर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो वो ठीक ना, ये तो आएगा, एकदम आएगा, ये तो फिक्स है। तो कर्ली ओवर कर्ली पी, एन की वैल्यू कितनी है, आर बाई पी, एन की वैल्यू कितनी है भैया, आर बाई पी। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, ध्यान से देखो, तो पी स्क्वायर भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और आर तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आर बाई पी स्क्वायर, माइनस ऑफ आर बाई पी स्क्वायर, क्योंकि टी अकेला है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाले फॉर्मूले से टी वन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ आर बाई टी स्क्वायर इक्वल्स आर बाई पी को पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आर इज अ कांस्टेंट और कोई दूसरा टर्म है नहीं। हाँ तो फिर से ये किस में चला जाएगा, वही सही बता रहे, सही बता, ये पी ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन, यानी वन बाई पी का कितना हो जाएगा, वन बाई पी का हो जाएगा माइनस ऑफ आर बाई पी स्क्वायर। क्या बराबर आ गया, अरे बोलिए, तो लिखोगे तुम लोग पहले अलग अलग निकालोगे और फिर बताओगे कि चूंकि दोनों बराबर आ रहे हैं हेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल। चलो समझ में आया सभी को ये वाला। चलो आमतौर पे तुमको पीवीटी का ही पूछा जाता है और एक वर्क पूछा जाएगा, ठीक ना, अगर कहीं पूछा भी जाए तो। हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट टेम्परेचर के लिए। देखो ये वॉल्यूम तुम्हारा प्रॉपर्टी थी ना, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, और किसमें और एक्सटेंसिव हो या इंटेंसिव हो, इससे मेरे एग्जैक्ट और स्टेट फंक्शन होने पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, वो स्टेट फंक्शन होगा ही होगा अगर वो प्रॉपर्टी में है तो। चलिए अब देखिए दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो खुद से कर लोगे, टेम्परेचर तो अब बहुत आसान लगेगा तुम लोगों को। टेम्परेचर भैया किसका फंक्शन हो जाएगा, अगेन प्रेशर का और वॉल्यूम का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही बोलोगे फ्रॉम, या फिर यहां से, जब ये तो पता रहना चाहिए ये कैसे हुआ रहा होगा, वही वाला इक्वेशन किससे निकाले हो, पीवी बराबर आर टी वाली इक्वेशन से निकाले हो, जहां पे एन की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, पीवी बाई आर, आर एज एक कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो पी टी बराबर पीवी, टी बराबर पीवी, बहुत आसान डिफरेंशियल है यहाँ पे, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताना, कर्ली टी ओवर कर्ली पी, ये लिखना जरूर है, ये लिखने आना चाहिए सभी को, ठीक ना, कर्ली टी ओवर कर्ली पी डीवी, सॉरी डीपी प्लस कर्ली टी ओवर कर्ली वी डीवी। चलो बताओ, अरे ये तो समझ में आ रहा होगा, यहां पे हमको मिल गया, ये हो गया m, ये हो गया मेरा n, बोलो फिर से वही इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। m बराबर हमको मिल गया है कर्ली t ओवर कर्ली p, t का फॉर्मूला है pv बाई r, तो कर्ली ओवर कर्ली p, टी की जगह पे रखोगे पीवी बाई आर। अच्छा मैं पीवी बाई आर की जगह पे खाली पीवी पीवी लेते चलो, क्योंकि आर तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना यार, या फिर चलो देख लो, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, वी बाई आर आएगा, क्या बताना कितना आ रहा है, वी बाई आर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसका निकालोगे, एन का निकालो, एन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कर्ली टी बाई कर्ली वी, यही होगा ना यार, एन कर्ली टी बाई कर्ली वी, तो कर्ली टी बाई कर्ली वी करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, जल्दी बताना, पी बाई आर आएगा यार, वी बाई आर कैसे आएगा, इंटू पीवी अपॉन आर, तो ये कितना आ जाएगा, पी बाई आर। अब एक बात बताओ, अब एग्जैक्ट की कंडीशन लगाओगे, एग्जैक्ट की कंडीशन क्या कहता है, कर्ली एम किसके रिस्पेक्ट में था, ये पी के ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कर्ली एम ओवर कर्ली टी मस्ट बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली टी, टी नहीं होगा वी रहेगा, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, कर्ली एन ओवर कर्ली पी, बताइएगा कर्ली एन ओवर कर्ली पी। अब निकाल करके बताओ, देखो बराबर आ रहा है क्या, क्या टेम्परेचर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, क्या दोनों जगह 1 बाई आर रह जाएगा,
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तुम लोग का अंतिम और इम्पोर्टेंट बचता है वर्क। थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें हम लोग को ये पता नहीं रहता है, हम लोग को निकालना पड़ता है फॉर्मूला बना करके, और फिर दो इक्वेशंस मिलेंगे और हम लोग उनकी तुलना करेंगे। तो ये जिसका मन हो लिख लो भैया। अच्छा जिसको नहीं आ रहा है वो देख ले, आ तो वैसे सबको रहा होगा, वैसे देख लो कितना हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, m की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये v/r, और ये कितना हो जाएगा p/r। चलो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/r मस्ट बी इक्वल टू 1, दोनों साइड 1/r आ रहा है, दोनों के दोनों बराबर है, तो हेंस टेम्परेचर इज आल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक ना। हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब हेडिंग नहीं, तीसरा हो गया ना, चौथा वर्क। मिटा देना इसको। जब अभी थोड़े दिन बाद तुम लोगों को पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे वर्क ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता। वेल चलो अभी देख लो। वर्क डन तो पढ़ा होगा ना तुम लोग, थर्मोडायनेमिक्स में पीडीवी होता है फॉर्मूला, डीडब्ल्यू बराबर पीडीवी, इतना तो पता है ना। बहुत बढ़िया, तब हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए। और v का अभी थोड़ी देर पहले मैंने dv की एक वैल्यू निकाल रखी थी, वो भी याद होगा, याद करो। dv निकाल रखा था क्या थोड़ी देर पहले? अभी मैंने बोला था वर्क करने से पहले वॉल्यूम का आना जरूरी है। वर्क पढ़ने से पहले वर्क को एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट या फिर स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन चेक करने से पहले आपको डीवी पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम का कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमको पता है कि डीडब्ल्यू बराबर होता है पीडीवी, ये तो सभी को पता है। वर्क के लिए सीधे यहीं से शुरुआत करोगे कि वी नो दैट डीडब्ल्यू बराबर पीडीवी। अच्छा चूंकि v इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन था? प्रेशर का और टेम्परेचर का फंक्शन था क्या? अरे बोलो। तो यहां से हम लोग क्या निकाले थे? dv की वैल्यू निकाले थे। वेल क्या मैं पहले का निकाल चुका हूं? तो यहां पे मैं जल्दी लिख दे रहा हूं, तुम लोग को याद रखना बस, ठीक ना। करली v बाई करली t ऑफ dt, ये तो सभी को पता होगा। बोलो, इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिएगा 2, लिखना पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, तो कितना हो जाएगा? dw बराबर कितना मिल जाएगा हमको? dw बराबर मिल जाएगा p इंटू, ध्यान से देखिए, करली v बाई करली p इंटू डी पी प्लस करली v बाई करली t इंटू डी टी। अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलो अभी थोड़ी देर पहले dv बाई डी और सॉरी करली v बाई करली p और करली v बाई करली t की मैंने वैल्यू निकाली थी, याद है? r बाई पी स्क्वायर और आर बाई पी और माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर के टर्म्स में आया था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताना जरा। आर करली v बाई करली p की वैल्यू कितनी आई थी? बहुत बढ़िया। तो dw बराबर लिखिए क्या? p इंटू माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस इसका कितना आया था? आर बाई पी आया था क्या? बस आर बाई पी इंटू डी टी। बोलो, लिख सकता हूं इतना? चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पी को अंदर भेजूं, उस किनारे का दिख रहा है तुम लोग को? हमको बीच में ही रह जाते इतना बड़े बोर्ड के चक्कर में, दिखता है ना सभी को? चलो तो अब आधे पर आधा बोर्ड में बांट लेंगे। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर भेजो तो dw कितना मिल जाएगा तुम लोग को? dw मिल जाएगा तुम लोग को, p ने p को मार दिया, एक p को, और यहाँ के p ने यहाँ के p को मार दिया। तो इसको क्या मैं अरेंज करके कुछ ऐसा सा लिख सकता हूँ क्या? r इंटू डी टी माइनस आर टी बाई पी टू डी पी। अरे इतना लिख सकता हूं? बताना, इतना लिख सकता हूं ना? चलो अब बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। तुम लोग अब करोगे क्या? यहां पे ध्यान से देखो, वर्क किसका फंक्शन दिखाई पड़ रहा है? टेम्परेचर का और प्रेशर का। किसका फंक्शन दिखाई पड़ रहा है? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 3 और लिखिएगा, ठीक ना। मिटाते हैं फिर से, ऊपर का मिटा दे कि लिखना है? मिटा दें? चल जल्दी लिख, स्क्रीनशॉट ले लो यार।
हो गया क्या? मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वर्क क्यों पाथ फंक्शन है, क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक ना? चलो हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, लिखो फ्रॉम 3। अच्छा, तीसरे इक्वेशन में तुम लोग को दो चीजें दिखाई पड़ेंगी, ठीक ना? पहला तो हमको ये पता चल गया तीसरे इक्वेशन से, सॉरी, कि W किसका किसका फंक्शन है, T का और P का फंक्शन है। और साथ ही साथ अगर उस वाले रिलेशन से तनिक तुलना करो इस वाले से, DW बराबर अगर कुछ रहा रहता तो इतना रहता हमारा M, और ये क्या है मेरा N। दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे बोलो, जैसे अभी dv बराबर उतना करके लिखा था ना, देखो यहाँ पे लिख रहा है करली v बाई करली p दिख रहा है, यहाँ पे करली v बाई करली t दिख रहा है। तो इसको m मानते थे, इसको n मानते थे, तो क्या मैं यहाँ पे m और n मान सकता हूँ? तो अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखना, लिखना फ्रॉम 3, इसको m और n ऐसे बना ले, पहले लिखो फ्रॉम 3 w, we can say that work is a function, और मतलब वर्क इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसका किसका फंक्शन है? प्रेशर का और टेम्परेचर का। यानी कि क्या मैं W के लिए इतना लिख सकता हूं क्या? W के लिए P, T वर्क इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, बताइएगा। तो मैं अब एक बात बताना, इस इक्वेशन नंबर 3 में m ऐसा मिला है, n ऐसा मिला है। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल लिखना चाहूं तो क्या कुछ ऐसा सा हो जाएगा क्या? करली W ओवर करली P ऑफ dP प्लस करली W ऑफ करली T इंटू dt। अरे बोलिए, लिख सकता हूं? यानी कि ये क्या है m और ये क्या है मेरा n, बताना। अरे इतना मिल गया तुम लोगों को? अब ध्यान से देखो, अब इक्वेशन, इसको माने इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 और 3 से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ध्यान से सुनो, हमको क्या प्रूफ करने के लिए ये वाली चीज जो हम लोग लिखते हैं, जो भी रहे करली बाई, अभी एक जनरल बता रहा हूं, ठीक ना, करली एन ओवर करली, ये प्रूफ करने के लिए क्या m और n की वैल्यू पता रहनी चाहिए। अरे भाई तो पहले निकाल रहे थे वहां पे फॉर्मूला से, तो वो वाली चीज कहां से मिलेगी? क्योंकि हमको पता है अगर मैं तुलना करूं दोनों जगह, ये भी dw का फॉर्मूला मिला, ये भी dw का फॉर्मूला मिला, इस वाले में ध्यान से देखो क्या m की वैल्यू r और n की वैल्यू RT बाई P दिखाई दे रही है क्या माइनस साइन के साथ, बताना। यानी कि अगर ध्यान से देखना, यानी कि अगर हमको इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल चेक करना है तो तुम लिखोगे फ्रॉम 3 अगेन, फ्रॉम 3 अगेन m बराबर r एंड n बराबर माइनस ऑफ RT बाई P, ठीक, इतना होगा हम लोगों के पास, ठीक ना। और ये क्यों मैं बोल पा रहा हूं, अच्छा यहाँ पे ये m लिखे रहना, ठीक ना। अरे यार एक चीज तो छूट गया, कंपैरिजन वाला तो कहीं लिखवाए नहीं ना, रुको लिखो, ऐसे रुको, इसको m पहले मान लिए, इसको n मान लिए, और यहां पे लिखोगे कंपेयरिंग 3 and 4, comparing 3 and 4 we will get m बराबर कितना मिल गया भैया? m बराबर मिल गया r, और n बराबर कितना मिल गया हम लोगों को? n हमको मिल गया माइनस ऑफ RT बाई P। अच्छा एक चीज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि m और n अगेन किसके फंक्शन होने चाहिए? जहां से निकल करके आया था x और y के फंक्शन होने चाहिए, ये वाला पहला कंडीशन याद है? अरे बोलो, यहां पे देखो m तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहा यार, m तो कांस्टेंट हो गया है, दिखाई पड़ा? अच्छा, और n फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, तो पहली कंडीशन कोई ये नहीं होल्ड कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा क्या? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, अब किसी के मन में अगर डाउट हो कि नहीं वो तो हो सकता है इधर उधर गड़बड़ी हो जाए, तो चेक करके बता दीजिए कि नहीं, एग्जैक्टली दिखा दीजिए, मैथमेटिकली प्रूफ कर। तो ध्यान से देखो m की वैल्यू कितनी थी? m की वैल्यू कितनी थी? d करली w अपॉन करली p बराबर m था ना।
यानी कि यहाँ पे क्या प्रूफ करना रहेगा एग्जैक्ट के लिए, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा तुम लोगों के लिए, लेकिन शुरुआत से, इसलिए वॉल्यूम वाला अगर पहले पढ़ो तो कुछ टफ नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कर्ली एम ओवर कर्ली टी मस्ट बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली पी। अरे बोलो, क्या यहाँ पे एग्जैक्ट होने के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, बताइएगा। अरे बोलो, चलो, अरे एक ही बोलते हो ना, और सब लड़का लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। चलो अब ध्यान से सुन, अब या तो पहले यहां से देख ले कि मैच नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन नहीं है। अरे ऑडियो ऑफ कर लिया करो, बस बोलने पूछे तब ऑन किया करो, बहुत बढ़िया, ठीक ना। यहाँ पे पहली कंडीशन को नहीं होल्ड कर रहा था, तो ये तो यहीं से दिख रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसको इसके रूप में दिखाना हो और तब प्रूफ करना हो कि ठीक है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तब उसके लिए क्या करोगे, तुम उसके लिए तुमको ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी, और ये वाली चीज नहीं लिख पाता है आदमी, कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो इसीलिए m की वैल्यू कितनी थी, इतनी कर्ली w बाई कर्ली p, और n की वैल्यू कितनी थी, कर्ली w बाई कर्ली t। यानी कि प्रूफ करते टाइम क्या इंटरचेंज रहता है, प्रूफ करते टाइम कर्ली m बाई कर्ली t और कर्ली n बाई कर्ली p बराबर आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये कंडीशन है किसकी, एग्जैक्ट होने की, कंडीशन ऑफ बीइंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखो, कर्ली m ओवर कर्ली t निकालिए जरा, कर्ली m ओवर कर्ली t निकालिए, 0, क्योंकि सबका सब कांस्टेंट है। अरे बोलो, सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, m की वैल्यू कितनी है, r, जो कि एक कांस्टेंट है, तो कर्ली r ओवर कर्ली t की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब तनिक वो निकालो, कर्ली n ओवर कर्ली p निकालो, तो देखो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और वो कितना आएगा, माइनस ऑफ आर टी बाई पी स्क्वायर। प्लस में चला जाएगा, ठीक ना, प्लस में चला जाएगा। तो बराबर आया क्या, बताना, बराबर नहीं आया, ठीक ना। तो बराबर नहीं आया मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, यानी कि इसीलिए वर्ग को क्या बोला जाता है, पाथ फंक्शन बोला जाता है, ठीक ना, मैथमेटिकली। पहला कंडीशन कल का लेक्चर हुआ देख लो, तो नहीं मेरे यूट्यूब पर व्यूज भी बढ़ जाएगा। अच्छा देखो, पहला कंडीशन ये था ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए कंडीशन ये थी कि जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एक फंक्शन था dv बराबर कुछ भी मान ले, dv बाई कर्ली p बाई कर्ली p dp और कर्ली v बाई कर्ली t dt। v किसका फंक्शन था, प्रेशर का और टेम्परेचर का फंक्शन था, ठीक ना। तो एग्जैक्ट इसी इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, कब, तब जब ये अगेन किसका फंक्शन हो, p का और t का फंक्शन हो, अगेन किसका फंक्शन हो, p का और t का फंक्शन हो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन जो फिर से बोला जा रहा है उसका क्या मतलब हुआ, तो वो जैसे ध्यान से, उसके लिए कोई भी एग्जांपल ले लो कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन था z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक ना। अब अगर मैं यहाँ पे कर्ली z ओवर कर्ली x निकालूं और कर्ली z ओवर कर्ली y निकालूं, तो ध्यान से देखो क्या हर बारी x और y के फंक्शन रहेंगे, ये क्या x और, जैसे इसको m मान लिया और इसको n मान लिया, ठीक ना। तो इसको जरा सॉल्व करो, अगर इसको पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 0 प्लस 2y, इतना हो जाएगा ना, बताना। तो क्या m बराबर कर्ली z ओवर कर्ली x अगेन किसका फंक्शन है, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, और ये वाला भी ऐसे, इसको भी निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2y प्लस ऑफ 2x। क्या ये भी अगेन x और y का फंक्शन है। लेकिन अगर इसी में मैं इसको ऐसे लिखा रहता, तब बताओ, तब तो ये इसकी कहानी खत्म, यहाँ पे बस कितना रह जाता, 2 रह जाता। तो ये फिर से क्या x और y का फंक्शन रहता, वो चीज यहाँ पे चेक करो जरा, क्या m और n, y ये नहीं दोनों को ना m n बोल रहे हैं, तो क्या m और n वापस फंक्शन हो रहे हैं, m नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, m क्या है, एक कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसीलिए यहीं पे देखते ही हम लोग बोल देते हैं कि देखो भैया वर्क इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ठीक ना। इंटरनल एनर्जी का भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक ना, चूंकि रिलेशन नहीं पढ़ो तो इसीलिए नहीं करा रहा हूं। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना तो एक बार याद दिलाना, वहां पे हम लोग उसको भी कर सकते हैं, ठीक ना। समझ में आया।